संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान में जो लिया गया है वो किन किन देशों से लिया गया है इसके बारे में बताया गया है। ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, ये भी ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन से। द्विसदनात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से। और संसदीय विशेषाधिकार जो अनुच्छेद 105 में दिए गए हैं, तो वो संसदीय विशेषाधिकार ये भी ब्रिटेन से। और विधि के समक्ष समता, तो ये चीज़ें जो हैं ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। नोट में क्या दिया है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है। ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, ये 75 का 2 में है, अनुच्छेद 75 के 2 में है। यानी मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद का मतलब क्या है? मंत्री जो सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ये ब्रिटेन से लिए अनुच्छेद 75 के 3 में दिया गया है। और मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दोनों में माइनर थोड़ा सा डिफरेंस है केवल, यह अनुच्छेद 75 का 2 में है। और है संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और ये राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, ये किस अनुच्छेद के तहत है होता है? ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। यूएसए का सबसे पुराना लोकतंत्र यहीं का, यूएसए का, विश्व में। इसके संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, मात्र 7 अनुच्छेद हैं। फिर अगला है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। फिर क्या है? जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? पहले तो ये जानो कि जर्मनी के सिद्धांत को जो है वाइमर का सिद्धांत कहा जाता है। जर्मनी के सिद्धांत से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये लिया गया है। जब देश के अंदर आपातकाल लागू होगा तो उस समय मूल अधिकार स्थगित माने जाएंगे अपने आप, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फिर है नोट में क्या है? राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है। राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं होंगे। देश में जब आपातकाल की स्थिति लागू होगी तो उस समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें उसका अधिकार है, तो वो निलंबित नहीं होंगे, ये 2 अनुच्छेद। बाकी जितने भी मूल अधिकार हैं वो निलंबित हो जाएंगे आपातकाल के समय। फिर है फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये 3 चीज़ें ली गई हैं। गणतंत्रात्मक शब्द जो है ये फ्रांस से लिया गया है। जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष इलेक्टेड होते हैं वहाँ गणतंत्रात्मक देश होता है, वह देश गणतंत्र देश होता है। जैसे कि फ्रांस, अमेरिका, भारत, तो यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इलेक्ट होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। अब जैसे यूके, ब्रिटेन, ये जो है गणतंत्र देश नहीं है, ठीक है। कनाडा, कनाडा से क्या क्या लिया गया है? अर्धसंघात्मक सरकार, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपालों की निर्वाचन नियुक्त प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य भाग 4 का या अनुच्छेद 51 का ए में दिए गए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, जो कि भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद है
भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ये आपको याद रखना है। अनुसूचियों के बारे में पढ़ने से पहले राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 69 में है और राज्यपाल की शपथ जो है अनुच्छेद 159 में है। ये आपको याद रखना है। अनुसूचियाँ याद रखने की एक ट्रिक है, इसको देख लेते हैं। स्पोर्ट्स, एस से स्टेट एंड यूटी, पी से पेमेंट यानी कि वेतन भत्ते, ओ से ओथ यानी कि शपथ, आर से राज्यसभा में सीटों का आवंटन, टी से ट्राइबल यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, एस से स्पेशल स्टेट। अब जैसे अनुसूची 1 में 28 राज्य और 8 यूटी ऐसा उल्लेख है। अनुसूची 2 में वेतन भत्तों का उल्लेख है। अनुसूची 3 में शपथ, अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है, जिसमें एक नोट है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल के शपथ का उल्लेख नहीं है इसमें। बाकी सबका है, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का उल्लेख नहीं है। बाकी इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये सब का जो है उल्लेख है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये जो है अनुसूची 4 में है और अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूची 6 में स्पेशल स्टेट्स का उल्लेख है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सब के ट्राइबल एरिया का उल्लेख है। फिर है अनुसूची 7, इसमें जो है इसको ट्रिक से देखेंगे। अनुसूची 7 में जो है ना, इसके अंतर्गत 3 प्रकार की सूचियाँ हैं। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ऐसे याद रखेंगे, 7 फेरे यानी कि 7वीं अनुसूची। अब देखते हैं संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है 100 विषय हैं। ठीक है। इसी प्रकार राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। और इसमें संघ सूची में क्या क्या आता है, कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, जनगणना। और राज्य सूची में क्या क्या आते हैं विषय, पुलिस, भूमि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, जेल। और समवर्ती सूची में क्या क्या आते हैं, शिक्षा, जनसंख्या और सिविल एंड क्रिमिनल लॉ जो होते हैं, दीवानी व फौजदारी मामले जो होते हैं, विवाह, तलाक, वन, जीएसटी, ये सब आते हैं। नोट क्या दिया हुआ है, शिक्षा, वन, मापतौल, वन्यजीव, जनसंख्या मूल संविधान में राज्य सूची के विषय थे। ठीक है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन, एक बार फिर से देख लेते हैं। शिक्षा, वन, मापतौल, वन्यजीव एवं जनसंख्या ये मूल संविधान में राज्य सूची के विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया इसको। 8वीं अनुसूची, इसमें भाषा का उल्लेख है, लैंग्वेज। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई और 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। नमक की शॉर्ट में ट्रिक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये यहाँ लिखा है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाएं। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो मास यानी कि 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये याद करने की ट्रिक है, बोडो मास। और जो 3 भाषाएं उसकी याद करने की ट्रिक, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। यहाँ पे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 4 भाषाएं 2003 में जोड़ी गई और वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। अब है 9वीं अनुसूची। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसको जोड़ी गई थी। ये किससे संबंधित? ये भूमि सुधार से संबंधित है और जो भी कानून इस सूची में डाला जाएगा उस पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। लेकिन 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुसूची 9 का भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया है? ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुसूची 9 का भी
न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, यानी कि जो बाद में जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची, जो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था 1951 उसके तहत जोड़ी गई थी, तो इसका भी जो है न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। फिर इसके बाद है अनुसूची 10। इसमें क्या है, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। ये किससे संबंधित है, ये दल बदल से संबंधित है। अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। ये पंचायती राज से संबंधित है और ये लेकिन लागू हुई थी 24 अप्रैल 1993 को, और इसी दिन 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 का डी तक, नहीं ओ तक, ये टोटल 16 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 का ओ तक की टोटल 16 अनुच्छेद इस अनुसूची 11 में हैं। फिर है अनुसूची 12 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। ये किससे संबंधित है, ये नगर निकाय से संबंधित है, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज से संबंधित है। टोटल इसमें 18 विषय हैं, जो कि अनुच्छेद 243 का पी से लेकर 243 का जेड जी तक है, कुल 18 अनुच्छेद। उसमें कितने थे, उसमें 16 विषय थे, यानी कि 243 से 243 का ओ तक, इसके बाद ओ के बाद पी, यहाँ नगर निकाय वाला 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, ये याद रखना है आपको। फिर है प्रस्तावना। अब यहाँ प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था प्रस्तावना के लिए, और 22 जनवरी 1947 में इसको स्वीकार किया गया था, यानी कि इसको पारित कर दिया गया था। और प्रस्तावना की भाषा शैली कहाँ से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की शक्ति का स्रोत कहाँ शामिल है, हम भारत के लोग में निहित हैं। प्रस्तावना में भारत का स्वरूप कैसा है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये जो है भारत का स्वरूप है। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार का न्याय है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। किस तिथि को ये लागू किया गया था, 7वीं तिथि थी, और 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, संवत 2006 विक्रम संवत। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। प्रस्तावना बेरुवाड़ी केस 1960 के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये बेरुवाड़ी केस 1960 के अनुसार प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है, ऐसा इसमें केशवानंद भारती केस में निर्णय दिया गया है। अब नोट क्या है, प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, कब हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। बेरुवाड़ी केस 1960 के अनुसार इसमें जो है प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 24 अप्रैल 1973 के अनुसार प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है, और हुआ भी एक बार अब तक 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये के.एम. मुंशी ने कहा था, जो कि प्रारूप समिति के कांग्रेस की ओर से शामिल एकमात्र सदस्य थे। के.एम. मुंशी जो है कांग्रेस की ओर से शामिल एकमात्र, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें शामिल एकमात्र सदस्य थे। इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। फिर है, क्या प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय है, केवल मूल अधिकार के उल्लंघन पर प्रवर्तनीय है, अन्यथा नहीं, जो कि यहाँ पे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में ये जो है हाई कोर्ट इसके तहत ये रिट जारी कर सकता है, इसीलिए न्यायालय में प्रवर्तनीय है केवल मूल अधिकार के संदर्भ में। और डीपीएसपी मूल कर्तव्य और प्रस्तावना, यानी कि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य और प्रस्तावना, ये जो है प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है, ये तीनों नहीं है, लेकिन मूल अधिकार के उल्लंघन पर
ये प्रस्तावना जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में प्रवर्तनीय है।